माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के बारे में। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ट्रायड होता है माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया का, साथ में लो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट किडनी इंजरी होती है, AKI होती है। इस ट्रायड को हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके कॉजेज़ में क्या है? इसके कॉजेज़ में ई कोलाई O157H7 इसका एक मेजर कॉज है, और इसमें पेशेंट को ई कोलाई की O157H7 की वजह से डायसेंट्री होती है, और इसमें जो टॉक्सिन्स होती हैं वो इंटर करती हैं ब्लड में, और वहाँ से एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करती हैं। जब एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे तो वहाँ पर प्लेटलेट्स और फाइब्रिन आके बाइंड होती हैं, और उसकी वजह से थ्रोम्बाई बनते हैं। जब थ्रोम्बाई बनेंगे तो प्लेटलेट्स कंज्यूम हो जाएंगी, और प्लेटलेट्स जब कंज्यूम होगी तो लो प्लेटलेट्स रह जाएंगी, आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। साथ में जहाँ पे थ्रोम्बाई बने थे वहाँ से जब आरबीसीज पास होंगे तो आरबीसीज की शीयरिंग हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया। इसके और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे शाइगेला, कोक्सेकी, ट्यूमर्स, इसके अलावा प्रेगनेंसी, साइक्लोस्पोरिन, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, HIV, और ये इनहेरिटेड और रिकरेंट भी हो सकता है, और स्पेशली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होता है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड भी हो सकता है अगर ये इनहेरिटेड और रिकरेंट है तो। इसके लिए अगर आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले आपने CBC से स्टार्ट करना है। उसमें आपको अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको मिलेगा, अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साथ में आप LDH करोगे तो आपको LDH रेज्ड मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हेमोलिसिस हो रही है, और आप जो है जब हेप्टोग्लोबिन लेवल्स जब आप देखोगे तो इसमें ये होगा कि हेप्टोग्लोबिन लेवल्स वेरी लो होंगे। क्यों? जब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है तो ये जो हेप्टोग्लोबिन होती है ये हीमोग्लोबिन को अपने साथ बाइंड कर लेती है। इसके अलावा आप स्टूल कल्चर कर लोगे। अगर डायरियल इलनेस पहले है तो ई कोलाई O157H7 आपको मिल सकता है स्टूल कल्चर पे। पेरिफेरल स्मीयर में आपको शिस्टोसाइट्स, फ्रेगमेंटेड इर्रेगुलर रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे या हेलमेट सेल्स मिलेंगे, और आपको उसके ऊपर भी प्लेटलेट काउंट्स कम मिल सकते हैं। आप अगर ब्लीडिंग प्रोफाइल कराओ PTA PTT वगैरह आपको नॉर्मल मिलेगा, और इस तरह आप इसको DIC से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप कराओ, RFTs कराओ, तो आपको एक्यूट किडनी मिलेगी, एक्यूटली डिराइंड आपको क्रेटिनिन मिलेगा। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेप्सिस विद DIC और TTP है। TTP से आप इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि TTP में CNS की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। जब तक आपके पास जो है वन वेलिब्रेंट फैक्टर के लेवल्स नहीं आ जाते, तब तक आप TTP को से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला फीचर यूज़ करोगे कि TTP में CNS की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, जबकि HUS में हिस्ट्री ऑफ डायरियल इलनेस होती है, और साथ में एक्यूट किडनी इंजरी की हिस्ट्री होती है, और इसमें सीवियर एक्यूट किडनी इंजरी होती है एज़ कम्पेयर टू TTP। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसमें जो है थ्रोम्बोसिस ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, और पेशेंट जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स ESAD की तरफ। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव मेजर्स ही हैं इसके लिए, स्पेशली आप IV फ्लूइड्स देते हो, हाइड्रेट करते हो पेशेंट को। इसके अलावा अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आपने ट्रांसफ्यूजन्स करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, और डायलिसिस आपको करनी पड़ सकती है अगर एक्यूट किडनी इंजरी ज़्यादा सीवियर है और आपके पास AEIOUs ये इंडिकेशंस आ गई हैं डायलिसिस के, यानी आपके पास अगर एसिडोसिस है, रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया है, या फिर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, इंसेफ्लाइटिस वगैरह है, तो फिर आपने डायलिसिस की तरफ भी जाना है। आप एंटीबायोटिक्स जो है कोशिश करना है आपने कि अवॉइड करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स फर्दर वर्सन कर सकती हैं हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम को। प्लाज्मा एक्सचेंज के बारे में कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस हैं, लेकिन ऐसी HUS जिसमें डायरिया की हिस्ट्री ना हो तो आपने उसमें, अगर सीवियर है तो, अगर डायरिया की हिस्ट्री नहीं है और सीवियर है तो फिर आपने प्लाज्मा एक्सचेंज की तरफ जाना है, वरना आपने प्लाज्मा एक्सचेंज की तरफ HUS में नहीं जाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम।